टॉपिक है हमारा आज का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखो बच्चे एक बात जानते हैं कि ये अगर एक डेंस मीडियम है और ऊपर में एक रेयर मीडियम, जब भी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है कोई रे ऑफ लाइट, तो नॉर्मल से कोई या तो दूर शिफ्ट हो जाती है या उसके क्लोज आ जाती है। डिपेंड कर रहा है कि वो रेयर से डेंस में जा रही है या डेंस से रेयर में आ रही है। अब देखो मैंने अगर बोला कि यहां से कोई एक रे ऑफ लाइट है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वो सीधे इस डायरेक्शन में निकल जाती है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वो इस डायरेक्शन में सीधे निकल जाती है। लेकिन अब मीडियम चेंज हो गया, ऊपर रेयर मीडियम और नीचे डेंसर मीडियम। जैसे ही वो जाके बाउंड्री से टकराती है, हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। बिना नॉर्मल ड्रॉ किए कुछ नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। अब हमने परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ड्रॉ कर लिया। अब हमें रूल याद है कि जब भी डेंस से रेयर में जाती है तो वो एक्चुअल पोजीशन से ना नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाती है। वहीं अगर ऊपर वाला मीडियम डेंसर मीडियम होता तो वो अपनी एक्चुअल से क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर में। यानी कि वो किस तरफ शिफ्ट होने वाली है? अवे। देखो वो ऐसे ना जाके वो ना ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? अब देखो इतना अगर समझ में आ गया है तो मान लो ये हमारे पास टैंक है, पूरा वाटर से फिल्ड है, पूरा इसमें वाटर भरा हुआ है। वाटर यहाँ तक के इसमें फिल्ड, वाटर इसमें यहाँ तक की फिल्ड। अब सोचो अगर मैंने इसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, इससे तो चारों डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट निकलने वाली। जो रे ऑफ लाइट ऐसे परपेंडिकुलर इस सरफेस से टकराएगी वो किस तरफ शिफ्ट होगी? वो तो सीधा निकल जाएगी। परपेंडिकुलर है वो तो सीधा निकल जाएगी। वेरी गुड। जो रे ऐसे टकराएगी तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी अवे। वहां से देख के बताओ, थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। जो रे ऐसे टकराएगी वो भी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि ये रे ऐसा टकराएगी कि ये वाला एंगल देखो, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। एक तो समझ में है? तो देखो जैसे जैसे इधर हम लोग इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ये क्या हो रही है? नॉर्मल से अवे शिफ्ट होते जा रहे हैं। एक ऐसा पल आएगा, ये ऐसा शिफ्ट हुई कि अभी दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाएगी, ये दूसरे मीडियम में नहीं जा पाएगी। अभी तक की क्या हो रहा था, भले ही इसने डायरेक्शन चेंज की लेकिन ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्विच कर रही है। लेकिन एक ऐसा समय आया कि ये दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाएगी। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दो चीज हमको बनाना है। देखो टॉपिक का नाम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन हम डिस्कस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी आप लोग बना सकते हो, ये आई है और ये आर है। एंगल हमेशा किससे बनता है? नॉर्मल से। कुछ बच्चे लोग इसको बना देते हैं, सर ये आर है। एंगल हमेशा नॉर्मल से। देखो ये इंसिडेंट रे थी, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा। रिफ्लेक्टेड रे थी, इसने भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा। यहाँ पे देखो इंसिडेंट एंगल जो है आई, इसकी वैल्यू तो आप लोग को निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है? 90। तो इसको ना आप दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे वो एंगल जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, वही एंगल क्या कहलाएगा? इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल। अभी तक के देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 नहीं हुआ था, आपने अलग अलग आई की वैल्यू पुट करके देखी है, लेकिन ये अभी तक के 90 नहीं हुआ था। लेकिन एक खास वैल्यू पे जाके क्या हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री, उसी को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। अभी भी ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, पर इसमें एक खास बात हो रही है। क्या खास बात? कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? 90। तो इसलिए हमने इसको एक नया नाम दे दिया है आईसी, क्रिटिकल एंगल। अब सोचो अगर एंगल आपने इससे भी ज्यादा बढ़ा दिया तब क्या? तब पता है एंगल जो है, अभी देखो ये ऐसा हो गया था, अगर आपने इसको और बढ़ा दिया, इधर टैंक नहीं दिख रहा है, इमेजिन कर लो टैंक पे है, तो पता है ये हमेशा ऐसे 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 झुक रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वापस इसी मीडियम में अंदर घुस जाएगा। तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने ही मिला है। अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे,
लेकिन एक ऐसा पल आया, एक ऐसा एंगल आया इंसिडेंस का, उससे ज्यादा आपने जब एंगल बढ़ा दिया, तब ये जो रे ऑफ लाइट है ना दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाई। अब ये अंदर की तरफ ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज क्लास एंड होने के बाद वाला कमरा में लाइट कम है या नहीं, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखेंगे हम लोग कि कैसे दिखता है। तो हम लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक हाथ किसी पानी में पानी की बॉटल में पानी भर लेंगे, एक साइड से रे ऑफ लाइट मारेंगे और देखेंगे कि वो उस तरफ जाती है या नहीं। पहले देखेंगे वो उस तरफ निकल जाती है, लेकिन उसके बाद हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे ये रे ऑफ लाइट ना पहले पैरेलल हो जाएगी सरफेस से, और उसके बाद और बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। एक ना समझ में आया? मैं फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास एक टैंक था जिसमें पूरा वाटर भरा हुआ है इस लेवल तक, यहाँ पे पूरा वाटर भरा हुआ है। यहाँ से देखो मैंने क्या किया, ये सोर्स ऑफ लाइट था, यहाँ से ये एक लाइट ऐसी गई तो वो सीधी निकल जाएगी। जब भी कोई लाइट परपेंडिकुलर किसी प्लेन से टकराती है तो ना उसमें रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा ना रिफ्लेक्शन, वो सीधा निकल जाती है। तो ये सीधा निकल गई। लेकिन जो भी रे ऑफ लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट करेगी, वो क्या हो जाएगी, रिफ्रेक्ट हो जाएगी। तो ये देखो थोड़ी सी रिफ्रेक्ट होगी। ये आई था और ये इसके करस्पॉन्डिंग आर था, इसको मैंने I1 नाम दे दिया, इसको मैंने R1 नाम दे दिया। अब देखो ये अगर अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या किया, बढ़ा दिया, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। एक आपने ऐसे एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते अब 90 डिग्री हो चुका है। बस यही वाला इंसिडेंस एंगल को हम नाम देंगे आईसी यानी क्रिटिकल एंगल, और उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री। देखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। It is the phenomena of reflection of light. It is the phenomena of reflection of light into a denser medium. Reflection. यहाँ पे reflection है. It is the phenomena of reflection of light into a denser medium. From an interface of the same denser medium. देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने मिल रहा है, सरफेस पे देखने को मिल रहा है। इस सरफेस पे, इसी डेंसर मीडियम की सरफेस के ऊपर आपको देखने मिल रहा है। ये आगे देखिएगा, इंटरफेस ऑफ द सेम डेंसर मीडियम एंड अ रेयरर मीडियम। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखना, दो एसेंशियल कंडीशंस हैं टीआईआर की। देखिएगा, एसेंशियल कंडीशंस फॉर टीआईआर, essential condition for TIR। नंबर 1, पहली कंडीशन है कि रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तब आपको कहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। तो याद रखना, हमेशा कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, तभी TIR देखने मिलेगा। ठीक है। नंबर 1, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। Light should travel from a denser medium to rarer medium। और नंबर 2 है, क्या यहाँ पे TIR देखने मिला, डेंसर से तो रेयर में जा रही तो TIR देखने नहीं मिला ना। क्या यहाँ पे TIR देखने मिला, नहीं। क्या यहाँ पे TIR देखने मिला, नहीं। अभी अंदर कहाँ गई है मीडियम में, अभी तक पैरेलल गई। मतलब TIR कब देखने मिलेगा, जब आई की वैल्यू क्या हो, इससे ज्यादा हो। यही हमारा दूसरा पॉइंट। बच्चे आ जाते हैं कि सर मैं तो देखो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रेट भेज रहा हूँ, पर TIR देखने नहीं मिल रहा है, मुझे दूसरी कंडीशन भी फॉलो करना है।
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। देखिएगा नंबर 2, बहुत बार पूछता है, इसको याद कर ले। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम should be greater than the critical angle, greater than the critical angle for the pair of media in contact. हाँ, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पे PIR नहीं होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट। तो दो चार शब्द क्रिटिकल एंगल के बारे में लिख लेते हैं, क्या एंगल, पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट या मीडियम इन कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या चीज है? हाँ, कहाँ तक क्या है? अच्छा, रे ऑप्टिक्स आ रहा है 20 सेकंड को है। हाँ, उसकी बहुत पहले खत्म हो चुका होगा, काफी पहले खत्म हो जाएगा। देखो जितना यहाँ पे हो रहा है ना, उसको डेली उतना याद करते चलो साथ में, जितने भी लॉज हैं, जितना सब कुछ है, देखना एंड में सब कुछ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई हम लोग ये पढ़ने के बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद साथ ही साथ एफएल अरोरा के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं। बस क्लास में जितना हो रहा है उसको डेली याद करते चलो और कुछ नहीं। ब्रेन फ्लो क्या है अभी भी बताएंगे, पिछली क्लास में हम लोगों ने लगाया है। अब देखो यहाँ पे ना, ये येलो वाला जो है यहाँ तक के कुछ लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पे देखो, अगेन मैंने एक टैंक ले लिया है जिसमें ना अंदर में कोई लिक्विड फील्ड है। यहाँ पे पूरा लिक्विड बनाने की जरूरत है क्या? कचरा हो जाता है इसलिए नहीं बना रहा हूँ। तो समझ जाओ यहाँ पे वो डेंसर मीडियम है जिसका म्यू जो है ना, उसकी वैल्यू मैंने म्यू2 लिखा है। हम लोग हमेशा डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 लेंगे और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेंगे, म्यू1 लेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक रे ऑफ लाइट है, वो ऐसे सीधे निकली, वो सीधे सीधी चली गई। लेकिन एक रे ऑफ लाइट ऐसी है, देखो बात नहीं, ध्यान दो, क्रिटिकल है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना है। एक ऐसे एंगल पे मैंने भेजा कि देखो ये इस तरीके से पैरेलली चलेगी सरफेस की। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसमें आप क्या नाम देंगे? इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? IC। यही आपको निकालना है हर बार। लेकिन इसके साथ एक बहुत खूबसूरत चीज है कि हमको दूसरा एंगल फ्री में हमेशा मिल जाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा क्रिटिकल एंगल के लिए? हमेशा 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है 90 डिग्री। इसका म्यू है म्यू2, उसका म्यू है म्यू1। स्नेल्स लॉ लगाएं, इस मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या लिखूं मैं? म्यू2 इंटू साइन IC। वेरी गुड, इस पॉइंट के लिए लगा रहा हूँ, इक्वल टू म्यू1 इंटू साइन 90। और साइन 90 कितना होता है? 1। तो अगली लाइन में इसको हम लोग लिख लेंगे साइन 90। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 1 लिख देता हूँ। तो साइन IC, साइन IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू1 अपॉन म्यू2। या इसी को मैं लिख सकता हूँ साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू2 बाई म्यू1। और म्यू2 बाई म्यू1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 म्यू2। तो लिख सकते हैं इसको साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 म्यू2। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है ना म्यू ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब होता है म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये गिवन है हमेशा, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। तो 1 अपॉन 1 म्यू2। और जब पहला वाला मीडियम जो है यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे हमको 1 लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। हम लोग क्या लिख देते हैं? सीधे 1 अपॉन म्यू2। तो आपको दिया रहेगा
आपको 99.9% केसेस में ऐसी हुआ कि चारों तरफ एयर होगी, चारों तरफ एयर होगी और यहाँ पे वाटर होगा या ग्लास होगा। तो फॉर्मूले में देखो μ1 अपॉन μ2, μ1 यानी कि एयर का म्यू कितना होता है 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, जैसे sin IC = 1 अपॉन μ2। एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा और एक ही एंगल को निकालना होगा, तो यहाँ से हम लोग हर बार निकाल लिया करेंगे। तो साइन आईसी क्या है, यहाँ आईसी क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। इस तरीके से हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। कई बार उल्टा पूछ लेता है कि क्रिटिकल एंगल ना किसी लिक्विड के लिए इतना है, तो बताओ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। क्या हम नहीं निकाल पाएंगे, और इजीली निकाल लेंगे। ये वाला फॉर्मूला आप लोग देखते हैं ना, साइन आईसी इज इक्वल टू 1/1 μ2 where IC is critical angle। अच्छा, इसके बारे में कुछ लिखवाया नहीं क्या मैंने, देखो the angle of incidence in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of, क्या बोलूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, क्योंकि दूसरे मीडियम में जा रहा था। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। comma is called critical angle, is called critical angle for the pair of media in contact, for the pair of media in contact। तो आप लोग की डायग्राम बना और फटाफट डेरिवेशन करो, एक लाइन की डेरिवेशन। फॉर्मूला हम लोगों को याद कर देना। अब इसके कुछ कंक्लूजन्स देखते हैं हम लोग। हो गया, तो आपको ना पूछेगा TIR होगा या नहीं होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को निकालेंगे और निकालेंगे क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ रहा है मतलब TIR होना है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम आया मतलब यहाँ पे TIR नहीं। एक और एक दो क्वेश्चन बनाने से एकदम क्लियर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि देखो हमारे पास एक प्रिज्म रखा हुआ है, कि प्रिज्म को क्या बोलते हैं, राइट एंगल प्रिज्म। सबने प्रिज्म देखा तो है ना, पक्का सबने देखा। तो प्रिज्म ना बहुत टाइप के आते हैं, जिसका एक एंगल 90 होता है, बाकी दो 45 45 या तीनों 60 60 60 या एक 90 एक 60 एक 30, इस टाइप के बहुत सारे प्रिज्म आते हैं। मैंने ये वाला प्रिज्म लिया है और यहाँ पे देखो सामने फेस AB से एक रे ऑफ लाइट अंदर आ रही है। देखो वो परपेंडिकुलरली आ रही है, इसमें ना वो रिफ्रैक्ट हुई ना रिफ्लेक्ट हुई, सीधे अंदर चली गई। अब वो इस फेस से टकराने वाली है, इसमें तो परपेंडिकुलर नहीं टकराई, इसका मतलब उसमें रिफ्रैक्शन वगैरह तो देखने मिलेगा। तो आपको ये बताना है सोच के कि ये यहाँ जाएगी या अंदर ही अंदर चली जाएगी, मतलब यहाँ पे TIR होगा कि नहीं होगा। देखो दो तरीके हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी कि ये इधर की तरफ ऐसे निकल सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये अंदर ही अंदर जा सकती है। इसको हम बोलेंगे TIR, मतलब इसमें मीडियम चेंज नहीं हुआ,
इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे दूसरा मीडियम आ गया तो रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन नहीं। तो आपको बताना है कि ये वाली चीज होगी या ये वाली चीज होगी, और कंडीशन दी हुई है। तो क्वेश्चन लिख लेना पूरा। विल द ray of light emerge out of space BC if mu of glass, ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, is 4/3। और दूसरा केस हम लेंगे कि मान लो इसको हमने ऐसे ग्लास का बनाया होता कि इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती, 1.5। इसको मैं 1.33 लिख सकता था, लेकिन इसको मैंने 4/3 लिख दिया, सही नहीं। तो देखो हमने ना प्रिज्म एक बार ऐसा लिया, लगी तो चलो। अब आपको ये बताना है कि फेस बीसी से बाहर निकलेगी कि अंदर चली जाएगी। वहां देख के मुझे बताओ कि आपको क्या क्या डेटा मिल रहा है इस डायग्राम से। हाँ कोशिश करो फटाफट। आपको ना बस ये पता करना है, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन आईसी है देन यस, यहाँ पे टीआईआर होगा, यानी कि अंदर चली जाएगी। और अगर आई की वैल्यू जो है लेस देन आईसी है, इसका मतलब टीआईआर नहीं होगा, वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए आपको आई और आईसी की वैल्यू चाहिए ना, निकालो आई और आईसी की वैल्यू। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आप डायग्राम देख के निकालते हैं। जैसे ही कोई रे कहीं पे इंसिडेंट की हो, सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। बिना नॉर्मल के आपको कोई एंगल पता नहीं चलता दोनों केसेस में। हाँ एक बार मैंने लिया है म्यू 4/3 और एक बार मैंने म्यू क्या लिया है 1.5। अभी स्टार्ट आउट क्लियर किया। चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग ध्यान से देखते जाओ। हमें चाहिए आई और आईसी की वैल्यू। आईसी की वैल्यू के लिए तो फॉर्मूला है 1/μ2। आईसी तो बड़े आराम से आ जाएगा। आई को निकाल के देखते हैं। जो भी एंगल निकालना हो, चाहे आई हो चाहे आर, आपको पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। बिना नॉर्मल ड्रॉ किए आप कोई एंगल नहीं बता सकते, मतलब नहीं बता सकते। ये है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। भाई बीसी पे टकरा रही है ये रे आके, देखो भाई बात नहीं, यहाँ ध्यान। तो देखो इस बीसी के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब सारे एंगल किससे बताते हैं हम लोग, नॉर्मल के साथ। तो आपको ये वाला एंगल बताना है, ये क्या होगा, आई के बराबर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये वाला एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45, क्योंकि 90 है ना। तो ये वाला एंगल भी 45, यानी हमको मिल गया आई की वैल्यू कितनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमको मिल चुका है। अब देखो यहां से हम लोग निकालते हैं, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल केस 1 के लिए, जब म्यू जी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4/3। तो हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा है, साइन आईसी इज इक्वल टू क्या होता है 1/μ2। मैंने 1/μ2 क्यों लिखा, μ1/μ2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर एयर है और एयर का म्यू क्या होता है 1, इसलिए ये एयर का है। आप लोग लिख लो यार, ये तो बोलोगे 1 कैसे लिख देना है।
म्यू 1 अपॉन म्यू 2। म्यू 1 इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और म्यू 2 इज इक्वल टू 4/3। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैं डेटा रख रहा हूँ। तो यहां से हमको मिल जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू 1/4/3, या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन आई सी इज इक्वल टू 3/4, या मैं यहां से लिख सकता हूं साइन आई सी इज इक्वल टू 0.75, लिख सकता हूं 3/4। अब बताओ आई बड़ा है कि आई सी बड़ा है? आई बड़ा है कि देख लेते हैं। तो भाई साइन आई सी को कंपेयर करना है तो साइन आई से कंपेयर करो ना। साइन आई सी को कम देखो, अगर मैं बोलूंगा आई सी की वैल्यू निकालो तो साइन इनवर्स 0.75 नहीं निकाल पाओ। एक मिनट ध्यान दो इधर। अगर मैं बोलूंगा यहाँ से आईसी की वैल्यू निकालो तो आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा और आप निकालोगे साइन इनवर्स 0.75। बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग साइन आईसी को कंपेयर कर लेना, साइन आई से कंपेयर कर लेना। आई की वैल्यू हमको पता है 45, तो साइन आई कितना होगा? साइन 45। और साइन 45 क्या होता है? 1/√2, और 1/√2 क्या होता है? 0.707। साइन आई की वैल्यू इतनी है और आईसी की वैल्यू इतनी है। आईसी ज्यादा वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब आईसी बड़ा एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल ज्यादा बड़ा है यार इंसिडेंस एंगल से, तो टीआईआर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्रिटिकल बड़ा है ना, क्रिटिकल को पार करोगे तब तो टीआईआर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या किया, साइन आई की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली? ये एंगल इस यहाँ पे आके रे से टकरा रही है, इसी फेस के ऊपर सारी चीजें पूछा है। तो इसी फेस के ऊपर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर के साथ रे जो एंगल बनाती है उसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है टीआईआर के लिए आईसी की जरूरत पड़ती है, तो आईसी निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला है साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2। एयर है इसलिए म्यू 1 की वैल्यू 1, म्यू 2 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यहां से पुट किया तो साइन आईसी इज इक्वल टू 0.75 मिला। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे आई को आईसी से कंपेयर करना है, लेकिन यहाँ पे आईसी डायरेक्ट नहीं मिला है, मुझे साइन आईसी मिला है। तो साइन आईसी मिला है तो उसको साइन आई से कंपेयर कर लेते हैं, समझे ना? हमारे पास आई है और साइन आई सी, दोनों कंपेयर अभी नहीं हो सकते। दोनों साइन साइन रहेंगे तो कंपेयर होंगे, टेन टेन होंगे तो कंपेयर होंगे। मैंने क्या किया, उसको भी साइन के साथ लिख लिया। तो साइन आई कितना हो जाएगा? साइन 45। तो साइन आई क्या हो जाएगा? साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन 0.707। तो साइन के साथ आई रखने पे इतना मिल रहा है और साइन के साथ आईसी रखने पे इतना मिल रहा है। साइन के साथ एंगल जब ज्यादा होता है तो वैल्यू भी ज्यादा मिलती है। इसका मतलब साइन आईसी की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि आईसी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आईसी इज ग्रेटर देन आई। आईसी की हमने वैल्यू ही नहीं निकाली है अभी, लेकिन हम कंक्लूजन में पहुंच गए। कितनी अच्छी बात, हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम तो बताना है ना कि होगा कि नहीं होगा टीआईआर। भाई आईसी बड़ा है तो यहाँ पे टीआईआर नहीं होगा। अगर टीआईआर नहीं होगा यानी कि दूसरे मीडियम में निकल जाएगी हमारी रे, इसको दूसरे मीडियम में निकाल देते हैं हमारी रे। देखो ये दूसरे मीडियम में ऐसे करके ये निकल जाएगी। हाँ, अब केस 2 लगा के देखो प्लीज, अब केस 2 लगा के देखो। अब देखो फिर से ये रे आई, यहाँ पे अगर मैं आपको आई की वैल्यू पूछूं तो एंगल के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना होता है? नॉर्मल। जब तक नॉर्मल नहीं तब तक एंगल नहीं। जहां पे भी टकरा रही है वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाती है वही कहलाता है इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ से हमको पता है आई इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। क्यों 45 होगा? अरे ये 90 है, ये 45 गिवन है क्वेश्चन में,
तो ऑब्वियसली ये भी 45 होगा, और ये टोटल 90 है तो ये भी 45 होगा ही होगा। तो I इज इक्वल टू 45 डिग्री हमको पता है। अब यहाँ पे मैं फिर से निकाल लेता हूँ क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल निकालो तो क्रिटिकल एंगल 0.66 है। चलो देखते हैं। साइन IC इज इक्वल टू, अब मैं लिखता हूँ डायरेक्ट 1/μ2, तो साइन IC इज इक्वल टू 1 कितना था 1.5 यानी कि 3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 साइन IC। साइन IC की वैल्यू आ गई कितनी 0.66, और हमारा I कितना है 45 डिग्री, तो साइन I कितना होगा 1/√2 यानी कि 0.707। अब देखो साइन I की वैल्यू ज्यादा है साइन IC से, इसका मतलब I की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है क्रिटिकल से, यानी कि अब PIR होने वाली है, और वो अब दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है अंदर ही अंदर, कहाँ जाएगी कितने एंगल पे जाएगी मुझे नहीं पता अभी, लेकिन ये पता है कि भाई अंदर ही अंदर वो चली जाएगी। तो ऐसा बना लो, चाहे ऐसा बना लो, चाहे कैसा भी बना लो। क्या इतना समझ में आया क्या? एंगल की वैल्यू पूछा तो साइन IC अगर जब 0.66 है ना, समझ लेना ये कितना होता है 42 डिग्री होता है। अरे भाई ये देखो ये 1.5 रखा है ना ग्लास के लिए, तो ग्लास एक चीज के लिए तो याद रख लो यार कितना होता है उसके क्रिटिकल एंगल, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है आप अरे 3/1.5 उसका रेशियो बना है म्यू का वैल्यू, ग्लास के लिए म्यू कितना होता है 1.5। देखो यहाँ पे 1.5 रख के हमने निकाल के देखा तो 42 डिग्री। जिस बच्चे को ये याद है कि ग्लास के लिए 42 डिग्री एंगल होता है, तो जब यही देखेगा तो समझ जाएगा अरे यार 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, और हमारे ग्लास का तो क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री, क्या तो PIR होना निश्चित, पहले ही समझ गया। तो ग्लास के लिए एटलीस्ट आप याद करो, एक ग्लास के लिए याद कर लो और एक डायमंड के लिए याद कर लो। देखो म्यू की वैल्यू होती है ग्लास के लिए कितनी 1.5, और इसके लिए IC की वैल्यू कितनी आती है 42 डिग्री, और म्यू फॉर डायमंड ये होता है 2.4। तो इसके लिए IC की वैल्यू कितनी होती है पता है, बस डेसिमल को हटा दो 24। ये वैल्यू रख के देख लेना मिल जाएगा। हाँ ऊपर देखो 42 नीचे 20। डायमंड का म्यू कितना है 2.4, और उसके लिए IC की वैल्यू कितनी है 24। इसको भी हम लोग डिस्कस करना है। क्या यहाँ तक समझ में आया PIR के बारे में पक्का? ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग घर से बना के लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से 1 2 3 ग्रुप में कौन सा फेनोमेना होगा। आपको पता है जब भी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, तो इसने 4 अलग अलग बनाए हैं, बोला कि कौन सा वाला करेक्ट कुछ भी होता है, लेकिन उसका जो भी है ना आपको दे रखा है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है कम। हाँ तो आप लोग सोच के आएंगे मुझे बताएंगे। अभी अगला वाला एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देख के समझ में इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा यूनिट क्या होगी आंसर की? अच्छा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। हाँ तो फिश टैंक होता है ना पानी का, वैसे कोई टैंक है उसके सबसे नीचे मैंने किसी ने एक छोटा सा बल्ब रख दिया। अब देखो क्या होगा, मैं उस टैंक को बनाता हूँ, पहले थोड़ा सा बड़ा सा मैंने टैंक बना लिया है, ये टैंक में ना वाटर यहाँ तक के भरा हुआ है। अब इस बल्ब से यहाँ पे ये छोटा सा बल्ब रखा हुआ है, क्या लगता है इससे सीधी सीधे रेज निकलेंगी कि चारों डायरेक्शन में निकलेंगी? चारों डायरेक्शन में निकलेगी रेज। जो रे इससे सीधा निकलेगी तो सीधा चली जाएगी, जो रे इसमें ऐसे आएगी वो थोड़ा सा ऐसा निकल जाएगी, जो रे ऐसी आएगी वो ऐसे निकल जाएगी। लेकिन
जो रे ऐसी आएगी बस वो ऊपर नहीं जा पाएगी। ये वाली रे कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, और इसके बाद की रेज क्या हो जाएगी, अंदर। यानी कि रेज जो है ना इस तरफ भी वैसे ही होगा। यहाँ पे भी देखो, ये जो रे निकली वो ऐसी चली गई, ये जो रे निकली वो ऐसी चली गई, और ये जो रे थी वो ऐसी चली गई। इसके बाद की रेज ऊपर नहीं जाने वाली। इसके बाद की जो रेज है, इसके बाद ये वाली जो रे होगी ना ये अंदर चली जाएगी। इसमें भी इसके बाद की ये जो रे है ये अंदर चली जाएगी। तो आपको पता है छोटे से गोल एरिया से बस लाइट बाहर आती दिखेगी, यहां से लेके यहां तक की, और ये चारों तरफ होगा ऐसे। मतलब एक ऊपर ना सर्कल दिखाई देगा आपको। आप क्या करोगे, जब भी घर जाओगे या किसी होटल में जाओगे, वहां पे किसी स्विमिंग पूल में छोटा सा बल्ब लेके किसी दोस्त को उड़ा देना, वो नीचे कूद जाएगा, वाटर पे जाके उस बल्ब को चालू कर देगा, अब उससे लाइट्स निकलेंगी। तो आप देखना कि उसमें से एक आपको ना स्विमिंग पूल के टॉप जो सरफेस है ना पानी का, वहां पे एक सर्कल दिखेगा, वहीं से लाइट बाहर आएगी, बाकी लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि बताओ उस सर्कल का एरिया कितना हो, उस सर्कल का एरिया कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन समझ गए ना। इस स्विमिंग पूल के नीचे में बॉटम में एक बल्ब रखा है, उससे चारों तरफ लाइट निकल रही है, चारों तरफ, लेकिन सारी लाइट बाहर नहीं निकल सकती। जहां तक के आईसी है वहां तक की लाइट जो है वो बाहर निकल जाएंगी, लेकिन जैसे एंगल आईसी से ज्यादा हुआ वो रेस तो अंदर आ गई। तो जो ऊपर में सर्कल दिखेगा हमको, सर्कल कैसे दिखेगा समझ में आया ना। ये लाइट से चारों तरफ लाइट्स निकल रही है, चारों तरफ लाइट निकल रही है। जो रे आईसी से कम कहे बस वही बाहर जा पाएगी। एक आपको ऊपर लाइट का सर्कल दिखेगा, उसी सर्कल की हमको रेडियस निकालना है। बहुत इजी और वाहियात का क्वेश्चन है। मैं इसको बताता हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे इसको। ये है हमारा वो टैंक, इसमें इस लेवल तक के भरा हुआ है पानी। यहाँ पे नीचे लगा हुआ है बल्ब। यहाँ से देखो ये जो एंगल है ये है आईसी। इसके बाद वाली रे को तो हमको काउंट ही नहीं करना है, वो तो अंदर चली जाएगी। यहाँ पे इस तरफ जो है ये एंगल है आईसी, ये वाली रे ऐसी चली गई, ये वाली रे ऐसी चली गई। बस इसके बीच का ये जो एरिया है ना, इसी से लाइट ऊपर निकल रही है। ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो जो ऊपर में सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकालना, उसकी क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। और रेडियस क्या होगी, यही उसकी रेडियस होगी। इस पॉइंट को मैं यहाँ नीचे मिला देता हूँ। अब एक बात बताओ, ये एंगल आईसी है तो ये एंगल कितना होगा, आईसी। क्रिटिकल एंगल तो आप लोग बड़े आराम से निकाल लेते हो, साइन आईसी इक्वल्स टू 1/√2 करके। तो आईसी आपने निकाल लिया, तो सोचो आपने ये वाला एंगल निकाल लिया है और आपको वाटर की डेप्थ दी हुई है 80 सेंटीमीटर। अब एंगल है, ये एक साइड है, तो क्या ये वाली साइड नहीं आएगी, आ जाएगी साइड। और जैसी रेडियस आई पाई आर स्क्वायर, आपका एरिया है। फटाफट कैलकुलेट कर आंसर तक के पहुंचे। समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया तो उनकी कॉपी में आपको समझा दूंगा। हाँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 1.33 और 4/3 आप लोग ले सकते हैं। 4/3, हाँ उसके लिए याद करना है। अरे याद करने की क्या जरूरत है यार। ये देखो आपके पास ऐसा आएगा ना, साइन आईसी इज इक्वल्स टू 3/4। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
मतलब एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 4 है। हाँ, तो उसका बेस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। भाई साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने बना लिया ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 4 है, तो पाइथागोरस लगा के मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, बेस। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 √7। क्या पाइथागोरस कोऑर्डिनेट तब होते हैं जब ये 3 हो और ये 4 हो, तब ये 5 होता है। जब tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 होगा ना, तो अगला वाला 5 होगा, साइन के साथ में नहीं। अगर यहाँ पे 10 लिखा होगा ना, tan IC इज इक्वल टू 3/4, तो ये 3 ये 4 ये 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे साइन है। अच्छा यहां से देख के बताओ कि tan IC कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7। लिख लो tan IC, tan IC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे यार यहां से देख के बताओ tan IC इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस R/80। वहां देख के बताओ ना tan IC क्या होगा। ये तो आपने इस फॉर्मूले से ये निकाल लिया कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना है। नहीं समझ में आएगा भाई, आपने tan sin IC की हेल्प से आपने tan IC की वैल्यू निकाल ली, इतनी होगी। अब यहाँ पे tan IC कितना होगा, ये अगर R है और ये क्वेश्चन में गिवन है ये 80 सेंटीमीटर, हाँ 0.8 मीटर, 80 भी ले लोगे तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो देखो tan IC 3/√7 है और यहाँ से tan IC की वैल्यू किसके बराबर है, R/0.8। तो भाई इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, और क्या हो जाएगा, R/0.8 इज इक्वल टू 3/√7। तो यहां से आ जाएगी हमारी रेडियस कितनी, 3 इंटू ये हो जाएगा 2.4, या इसको पूरा पूरा लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0.8/√7। कितना मीटर, क्योंकि हमने डेप्थ को मीटर मिल गया है, तो एरिया कितना हो जाएगा, πr²। क्या समझ में आया क्वेश्चन, ख्याल से तो नहीं आया, या IC वाईसी कहाँ से आया, पक्का आ गया। फिर भी मैं एक बार खुद से रिपीट करूंगा, वो तो सबको समझ में आ गया कि भाई हमको अगर ये एरिया निकालना है ऊपर का, तो हमको ये रेडियस एनी हाउ चाहिए, और अगर ये मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस ट्रायंगल की हेल्प से, क्योंकि ये मुझे पता है, अगर ये एंगल पता चल जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो साइन tan IC ने कैसे निकालू, tan IC तो मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन साइन IC जरूर निकाल सकता हूँ क्रिटिकल एंगल वाले फॉर्मूले से। तो मैंने साइन IC वाला फॉर्मूला लगाया 1/μ2। अब पानी के लिए म्यू कितना होता है, 4/3, तो 1/4/3, 3 ऊपर चढ़ गया और क्या बन गया, साइन IC इक्वल टू 3/4। मुझे तो यार tan IC चाहिए था, यहाँ पे साइन IC मिल गया, लेकिन यहाँ से देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जिसका परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 4। ऑब्वियसली उसका बेस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा के √7, √ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आ गया। अब देखो ये ट्राइंगल मुझे कंप्लीट मिल चुका है, अब साइन कॉस टैन कॉसेक साइन जो बोलोगे वो निकाल सकता हूं। इसकी जरूरत है आपको tan की। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जुगाड़ किया हमने। अब हम लोग आ गए यहाँ पे, मुझे तो IC की वैल्यू चाहिए थी tan IC की, सो दैट मैं R निकाल सकूं। तो इस ट्राइंगल में देखो tan IC किसके बराबर होगा, R अपॉन बेस। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया, R की वैल्यू आ गई। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो आंसर इसके करीब करीब आएगा।
ठीक है। चलो अब इसके बाद लिखिएगा एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, बहुत बार टेस्ट वगैरह में सब में फंसता है, इसलिए ध्यान से। एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, नंबर 1 लिखिएगा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ये 4 एप्लीकेशन है, उनको देखना है। सबसे पहला है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड बहुत ज्यादा चमकता है, आपने देखा होगा। तो इतना क्यों चमकता है? ग्लास का भी आप सेम डायमंड बना सकते हो वैसी कटिंग करके, लेकिन वो इतना नहीं चमकेगा। आपने सेम साइज और शेप का बनाया है, लेकिन कांच कांच और डायमंड डायमंड होता है ना, ऐसा क्यों? अब देखो क्या होता है, हम लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उस मीडियम के म्यू के ऊपर डिपेंड करता है। भाई एयर में देख रहे हो ना कांच को और डायमंड दोनों को, तो मैंने म्यू वन को ऑब्वियसली बन लिया। अब देखो क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करेगा? शुद्ध जिस चीज को आप देख रहे हो उसके म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था म्यू ऑफ ग्लास कितना होता है? 1.5। और म्यू ऑफ डायमंड कितना होता है? 2.4। इस वजह से इसके लिए यहाँ पे ना पुट करके देख लेना, आपको आईसी की वैल्यू फॉर ग्लास कितनी मिलेगी? 42 डिग्री। और यहां से आईसी की वैल्यू फॉर डायमंड कितनी मिलेगी? 24 डिग्री। एक्जेक्टली 24.2 डिग्री होता है, इधर पर 24 लेके चलते। क्या यहां तक की समझ में आ गया कि जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू उतना ही कम क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कम है, इसका मतलब क्या है? अभी यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये हमारा एक टैंक था, इसमें यहाँ तक के ना कोई एक लिक्विड भरा होगा, जिसके लिए म्यू की वैल्यू है मान लो 2, और इसके लिए कर या अभी इतने मान लेते हैं कि इसके लिए म्यू की वैल्यू है 1.5, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा? 42 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हमारा एक बल्ब है, इससे मैंने टोटल 90 रेज निकाला, हर एक डिग्री के ऊपर एक रे, हर एक डिग्री के ऊपर एक रे निकाला। इनफाइनाइट रे निकल रही है, लेकिन मेरा फोकस टोटल 90 रेज के ऊपर है, एक एक डिग्री पे जो सारी रेज है। पहली रे निकली, ये देखो 0 डिग्री पे, तो इसके लिए क्या ये बाहर निकल जाएगी? बड़े आराम से बाहर निकलेगी। तो 1 डिग्री पे है, क्या वो बाहर निकलेगी? निकल जाएगी। भाई क्रिटिकल एंगल कितना है? 42। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, टोटल कितनी रेज बाहर निकल जाएंगी? 42 रेज बाहर निकलेगी। देखो यहां तक की पूरी रेज, ये एंगल 42 डिग्री तक की सारी रेज बाहर, पूरी रेज बाहर जा चुकी है। पर मान लो ये होता हमारा डायमंड। अगर ये हमारा डायमंड होता तो उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी है? 24 डिग्री। 90 रेज में से पानी के सॉरी ग्लास के लिए 42 तो बाहर चली गई, बची कितनी? 48। 42 प्लस 48 लेकिन 90 होगा ना? 38 48 प्लस 90 होगा, तो 48 रेज बाहर चली गई। लेकिन वही अगर ये डायमंड होता तो 24 रेज बाहर निकलती, क्योंकि उसके बाद क्रिटिकल एंगल आ चुका है। जो रे 25 डिग्री पे होती है वो क्या होती है? अंदर की तरफ आ जाती है। देखो एंगल कितना है? 42 डिग्री है ना, तो जो रे 42 डिग्री तक जा रही है वो निकल सकती है, तो इतनी सारी रेज तो बाहर निकल गई। लेकिन यहाँ पे बची कितनी? 48 रेज। लेकिन डायमंड के केस में देखो क्या होगा? 24 तक की वाली बाहर निकल सकती है, और अब कितनी बच गई? 66। मतलब मैक्सिमम रेज तो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। इसलिए आप देखना कि वो बहुत स्पार्कल करता है डायमंड, उसमें जितनी भी रेज पड़ती है ना उसमें से मैक्सिमम अंदर ही ट्रैप हो जाती है, अंदर ही अंदर बार बार रिफ्लेक्ट होते रहती है। इस वजह से क्या होता है, वो ज्यादा स्पार्कल करता है। डायमंड का प्राइस कम ज्यादा कैसे रहता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना उसका प्राइस भी ज्यादा।
तो जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दो दो रुपये में मिल जाता है। तो खेल किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल उतना कम, यानी उतनी ही कम रेस को बाहर जाने देता। क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा देखो उतनी ही रेस को बाहर जाने देता है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग देखें डायमंड को, ये हमारा डायमंड है, चलो यहां से एक रेस के ऊपर इंसिडेंट हुई, तो अभी भैया बताएंगे ये किस तरफ को जाएगी। मैं 3 ऑप्शन बना रहा हूं, ठीक है। एक सीधी निकल जाएगी, दूसरा इस तरफ झुकेगी, तीसरा इस तरफ झुकेगी। किस तरफ? ये वाला। क्यों ये वाला होगा? हाँ, क्योंकि नॉर्मल की तरफ झुकती है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस सरफेस के ऊपर ऐसा नॉर्मल बनाऊंगा, परपेंडिकुलर मैंने बना दिया, और जब भी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता ना तो सीधे निकल जाती है, लेकिन क्योंकि डेंसर मीडियम है तो देखो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ ना शिफ्ट हो जाती है। अब जाके यहाँ पे टकराए, क्रिटिकल एंगल तो बहुत कम है भैया, कि वापस से अंदर ही रिफ्लेक्ट होने वाली है, तो वापस से ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट, ऐसा रिफ्लेक्ट हो के हमको क्या होता है, ये चमकते हुए दिखता है, क्योंकि मैक्सिमम रेज अंदर ही ट्रैक हो जाती है। इसी को ब्रिलियंस ऑफ डायमंड कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछते रहता है कि टीआईआर के एग्जांपल्स क्या क्या है, उसमें से एक एग्जांपल ये भी है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक लो, लिखोगे एग्जांपल लिख लो। नंबर 1 ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये जगह छोड़ देना है, भेज दूंगा, लिख लेना। ये लिखा हुआ है तो इसकी फोटो खींच लेना। ये जितना मैं इतना सारा लिखाऊंगा ना, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसमें टोटल 52 कट्स किए जाते हैं, मतलब ऐसे कट्स किए जाते हैं, ये इंश्योर किया जाता है कि जब भी रेस आए ना, उसको जो एंगल है ना वो 24.2 से ज्यादा मिले, बार बार एंगल, इससे क्या होगा, वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। चलो नेक्स्ट लिखो मिराज। मिराज ये देखो इतना है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के लिए इतना लिखना है मैंने, ठीक है, अभी समझते चले जाओ। इतना मिराज के लिए है, इतना प्रिज्म के लिए है, और ऑप्टिकल फाइबर के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए टोटल एक पेज लग जाएगा। इतना लिखने में ना बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फोटो खींच के ले जाएंगे और आप लोग लिख लेंगे। अगली चीज है मिराज। कभी आप लोगों ने देखा है पानी पे, सॉरी सड़क के ऊपर ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि पानी गिरा हुआ है? क्या कभी ऐसा फील हुआ है सड़क के ऊपर पानी गिरा हुआ? इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, मिराज पे। मिराज हिंदी में क्या कहते हैं, मृग तृष्णा। जैसे किरण प्यास में पानी के लिए घूमता रहता है, इसी से मिराज या मृग तृष्णा उसका नाम पड़ा है। क्या होता है ये फेनोमेना ना सबसे ज्यादा देखने के लिए कहाँ मिलता है, जो डेजर्ट एरिया रहते हैं वहां सबसे ज्यादा। डेजर्ट एरिया में सबसे ज्यादा क्यों देखने मिलता है वो भी आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ये देखो जैसे ये है, ऊंट जा रहे हैं और दूर कोई आदमी खड़ा है, उसको यहाँ पे उनकी ऐसी शैडो दिख रही है, और ये शैडो इतनी क्लियर होती है, ये सन से बनने वाली शैडो नहीं होती, एक्चुअल में उनको दिख रहे होते हैं एक्चुअल में। तो सामने वाले को क्या लगेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, पानी। तो ये हमको ऐसी फॉल्स फीलिंग आती है, इसी को क्या नाम दिया जाता है, मिराज। तो ऐसा होता क्यों है वो हम लोगों को डिस्कस करेंगे। ये भी टीआईआर के कारण ही होता है। टीआईआर के कारण ऐसा क्यों हो जाता है, मान लो यहाँ पे ना ये एक सरफेस है, देखो दूर कोई आदमी खड़ा है ना तो उसको ऐसा लग रहा है ये ऊंट जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा पानी है, यहाँ पे लग रहा है पानी वहां पे नहीं है।
यहाँ पे देखो रोड पे हमको कई बार ऐसा लगता है पानी गिरा हुआ है, देखो ये व्हाइट उसकी शैडो दिख रही है, नहीं ऐसा रियल में दिखता है, एक्चुअल फोटो है ये, वहाँ कोई पानी नहीं। कभी गाड़ी में एक्सपीरियंस नहीं किया होता है ये, नहीं वो भी एक्चुअल फोटो। हाँ तो अभी समझ लो मिराज ऐसा दिखता है, जो डेजर्ट एरियाज रहते हैं वहां पे क्यों दिखता है वो देखने से, कि मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे मान लो ये पेड़, ये वही चमत्कारी पेड़ है जिसपे एप्पल लगे हुए अब देखो ये फेनोमेना ना हमको ठंडी वंडी और बरसात में देखने नहीं मिलता, बरसात में तो एक्चुअल का पानी होता है, ठंड में देखने नहीं मिलता, ये जो बहुत गर्मी पड़ती है ना तभी देखने के लिए मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है, कभी आपने पानी गर्म किया होगा देखा होगा पैन में नीचे से ऊपर की तरफ भुनगले उठते हैं, क्योंकि नीचे जो होता है ना नीचे गैस जल रही होती है, तो वहां का जो पानी होता है ना सबसे पहले गर्म हो जाता है। भाई नीचे गैस जल रही है, ऊपर का पानी कैसे गर्म होगा, पहले तो नीचे ही गर्म होगा। तो वैसे ही जब अर्थ पे टकराती है ना सनलाइट, तो अर्थ की सरफेस बहुत गर्म हो चुकी होती है, तो उसके कांटेक्ट में जो एयर होती है ना वो भी क्या हो जाती है, बहुत गर्म। और जब वो गर्म हो जाती है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है डेंसिटी। जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो नीचे की एयर की डेंसिटी हो जाती है कम, और ऊपर जाओगे ना तो वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ने लगती है। ये मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल किसी टेम्परेचर में देखोगे ना तब नीचे की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन एक्सट्रीम गर्मी की कंडीशन की बात नहीं, जब ना बहुत ज्यादा अर्थ की सरफेस गर्म हो चुकी है तो यहाँ की जो एयर होती है वो बहुत गर्म हो जाती है, उसके कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे ये एयर ऊपर उठने लगती है और ठंडी हवा नीचे आती है हाई डेंसिटी वाली। लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा है, अभी नीचे में ना कम डेंसिटी वाली एयर है, ऊपर में ज्यादा डेंसिटी वाली एयर है। तो ऊपर डेंस मीडियम है और नीचे कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम। और पीआईआर के लिए क्या जरूरी है, रे ऑफ लाइट डेंस से रेयर में जाना चाहिए। तो पता है यहाँ पे बहुत सारे एयर की मैं लेयर आप लोगों को दिखा देता हूँ, कि मान लो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। अब ऊपर से कोई एक रे ऑफ लाइट चलती है, तो जैसे ही दूसरे मीडियम में घुसती है तो देखो ये थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट होने लगता है। भाई जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा सा ना वो नॉर्मल से शिफ्ट होते रहती एक टाइम ऐसा आता है, एक ऐसे एंगल पहुंच जाती है जो एंगल क्या होता है, फिजिकल एंगल से ज्यादा होता है। तो जब ये उस एंगल पे जाके ऐसे टकराती ना, मान लो ये यहाँ पे अब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी, तो ये वापस से बाउंस बैक हो जाती है, मतलब इसी मीडियम में वापस चले जाती है। तो समझ पा रहे हो, इसमें मैं ज्यादा वो दिखाता हूँ। मान लो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। अब एक बात बताओ, जब डेंस से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से आवेशित। तो देखो ये रे ऑफ लाइट है हमारी, ये यहाँ से चली, ठीक, यहाँ से ऐसी चली, कायदे से तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन अब ये क्या करेगी, नॉर्मल से अवे शिफ्ट होगी, मतलब ये इधर को हो जाएगी थोड़ी। भाई डेंस ऊपर है, रेयर नीचे है, मैंने बताया ना एक्सट्रीम गर्मी की कंडीशन है, नीचे अर्थ की सरफेस इतनी गर्म हो चुकी है कि उसके ऊपर की एयर गर्म होने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो चुकी है। अब डेंसिटी कम होने के कारण क्या हो रहा है, ऊपर से जो रे आ रही है वो डेंस से रेयर में आ रही है, जब भी डेंस से रेयर में आती है तो नॉर्मल से अवे शिफ्ट। देखो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो डेंस से रेयर में आ रही है, तो वो शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी, ऐसे ना जाके थोड़ी सी ऐसी होगी। अब देखो फिर से डेंस से रेयर में जा रही, थोड़ी सी और ऐसी होगी। मान लो ये ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो क्या होगा, क्या दूसरे मीडियम में जा पाएगी, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया इंसिडेंट एंगल, तो फिर दूसरे मीडियम में नहीं जाती, वापस से वो इसी एंगल पे, मतलब इसी मीडियम में ये वापस से चली जाएगी। अब देखो वो रेयर से डेंसर में जा रही है, उसमें टीआईआर नहीं होता, टीआईआर की एसेंशियल कंडीशन क्या थी, डेंसर से रेयर में जाना है। अब वो ऊपर ही तरफ ऊपर उठने लगेगी, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा ना, ये उसकी आंख है, उसको जब ये उसकी आंखों में आके लगेगा तो वो इसको ना बैक ट्रेस करेगा,
तो उसको ये फील होगा कि ये पेड़ जो है ना ये यहाँ पे है, ये हमारी आंखों में रेस जब आती है ना तो हम उसको बैक ट्रेस करते हैं, तो उसको ये लगेगा कि ये रेस जो है ना वो यहाँ से आ रही, देखो ये आके यहाँ पे लगी उसको, तो उसको बैक ट्रेस करेगा तो उसको यहाँ पे दिखाई देगा पेड़, तो उसको ऐसा फील होता है एग्जैक्ट उसकी इमेज दिखाई देगी, परछाई नहीं, बाकी में पेड़ की इमेज दिखेगी जैसी हमको पानी में दिखती है। उसे क्या फील होगा कि यहाँ पे पानी, तभी पेड़ की परछाई दिखेगी। हमारा माइंड वैसे ही डेवलप्ड है, जब भी उसके साथ में वैसी इमेज देखता है ना तो उसको लगता है कि यहाँ पानी है, वैसे ही यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी देखो ये ऊंट वगैरह से जो भी रेज ऐसी चली होगी नीचे आते आते टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाए, तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है ना उसको क्या लग रहा है कि वो यहाँ से आया, इसी वजह से क्या होता है हमको ऐसा देखने को मिलता है, इसमें मिराज कंडीशन है। ठीक है, इसके बहुत सारे डायग्राम आप लोगों को मिल जाएंगे। हाँ, मैं ऐसे मिरर की तरफ ऐसे मुंह करके बैठा हुआ था, सामने से तो मेरी तरफ दौड़ के आ रहा था, मैं पीछे भागा क्योंकि वो सामने से आ रहा था, रियल में तभी तो आ रहे थे, ऐसा है। देखो ऐसा हम लोगों को बहुत बार देखने के लिए मिलता है। तो ये मिराज की कंडीशन है, ये भी इसका एक एग्जांपल है। देखो ऐसा भी मिराज होता है। उसके बाद देखिएगा तीसरा कंडीशन, ये देखो यहाँ पे हॉट एयर, वार्म एयर, लेस वार्म और ऊपर जा रहा है कूल एयर, कंपैरेटिवली कूल एयर। क्या ये फेनोमेना समझ में कि ऊपर में डेंस थी नीचे में रेयर थी, तो आते आते वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट थोड़ी कम कैसे लग रहा है, वो नीचे से आ रही है। उसके बाद नंबर 3 लिखिएगा, हेडिंग तो डाल लो इंक्रीज। हाँ मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है उसी से तो रेज निकल रही है, लेकिन जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे जाके हमको इमेज दिखती है। हाँ जैसे नेक्स्ट है हमारा क्या, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। हेडिंग लिखिएगा, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, यहाँ पे ध्यान देना। मान लो यहाँ पे ना ये एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बी, ठीक है। अब अगर मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इसको 90 डिग्री पे गिरा दूं या उल्टा कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे TIR की हेल्प लूंगा। TIR अभी अभी आप लोगों ने मुझे बताया था एक केस में, वहां पे TIR देखने के लिए मिला था हमें। तो यहाँ पे भी देखो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से चलेगी, यहाँ पे फॉल, मैं इसको ऐसा डिजाइन करूंगा